अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर, सही है। और इसमें हम आखिरी टॉपिक और न्यूमेरिकल और एमसीक्यू सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस लेक्चर में जो हमारे पास है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे कि हम सब जानते हैं केसी को कहते हैं हम। केसी हमारे पास क्या है? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हमारे पास होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो, सही है। ये हमारे पास कहलाता है केसी। लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम एक और नाम भी देते हैं, रिएक्शन कुशन, सही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशो को। अब कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला क्यों सेम है? फॉर्मूला सेम है लेकिन चीजें अलग अलग कैसे हैं? देखिए भाई, केसी जब आप कैलकुलेट करते हो, केसी जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो आप रिएक्शन में एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हो। इक्विलिब्रियम टाइम पे, सही है। जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाए, रिएक्शन में जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाए, उस टाइम पे आप जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हो वो आपके पास कहलाता है केसी। लेकिन इक्विलिब्रियम टाइम को, इक्विलिब्रियम स्टेट को हटा के किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालते हो मेरे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ये आपके पास कहलाता है क्यूसी, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये क्या है भाई? इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे आप अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालते हैं, वो है आपका क्यूसी, रिएक्शन कोएफिशिएंट। और केसी के वो भी यही है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो, लेकिन इक्विलिब्रियम टाइम पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अब इस क्यूसी और केसी के कंपैरिजन को इस्तेमाल करते हुए हम रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं कि भाई रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, सही है। मान लो आपके पास एक रिएक्शन शुरू हुआ, आपके पास क्या शुरू हुआ? रिएक्शन शुरू हुआ। और रिएक्शन जो आपके पास शुरू हुआ है उसमें आपके पास जो आपका केसी है, ये जो क्यूसी और केसी वाले रिएक्शन जो होते हैं ना, जो केस होता है, इसमें आपको केसी की वैल्यू गिवन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है H2 + O2 H2 और इसका केसी है 2.4 एक्सपोनेंट 47। यहाँ पे आपके पास एक और रिएक्शन लिखा है F2 डिसोसिएट हो रहा है 2F में, इसका केसी आपके पास 4.7 एक्सपोनेंट -13। यहाँ पे आपके पास एक और रिएक्शन है जिसका केसी गिवन है। इस तरीके से इसमें भी, इन रिएक्शन में भी केसी गिवन होता है। आप एक रिएक्शन करा रहे हो जिसका केसी आपको पता है, यानी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है। आपने उस रिएक्शन को शुरू करा है और किसी भी टाइम पे आपने उसका क्यूसी निकाल दिया, जो कि आपके पास है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सही है। आपने क्यूसी निकाला और क्यूसी आपके पास आ गया लेस देन केसी। क्यूसी आपके पास क्या आ गया? लेस देन केसी, यानी क्यूसी की वैल्यू क्या है? कम है मेरे पास। क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है मेरे पास। जो गिवन केसी की वैल्यू थी उसमें क्यूसी की वैल्यू मेरे पास कम है। और क्यूसी की वैल्यू कम होगी जब मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी प्रोडक्ट से। यही बात है ना कि जब डिनोमिनेटर में नंबर ज्यादा हो और न्यूमरेटर में कम हो तो फिर हमारे पास वैल्यू कम आती है। जैसे मैं आपको कहूं, एक ले लो आप 4/2, एक ले लो आप 2/4, वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? वैल्यू ऑब्वियस सी बात है इसकी ज्यादा आएगी। और कम किसकी आएगी? इसकी आएगी, इसका 0.5। तो कम कौन सा? 0.5 और ज्यादा कौन सा? 2। तो अब आपके पास केसी की वैल्यू कम आई है। कम आई है तो मतलब आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब आपके पास डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है। बात समझ आ रही है? और होता भी यही है कि भाई ये आपस में इनवर्स का रिलेशन रखते हैं और ये आपस में डायरेक्ट का रिलेशन रखते हैं। इनवर्स में क्या होता है? जब एक चीज बढ़ रही होती है तो दूसरी कम हो रही होती है। अब यहाँ पे क्यूसी कम हो रहा है तो रिएक्टेंट क्या होगा? बढ़ रहा होगा, सही है।
QC छोटा है तो रिएक्टेंट बड़ा है। अब मेरे पास रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। इसमें मेरे पास रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है, और इस रिएक्शन को अचीव करना है इक्विलिब्रियम। इस रिएक्शन को क्या अचीव करना है? इक्विलिब्रियम। तो मुझे बताओ ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? हाँ भाई, इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अचीव करना है और यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो ये रिएक्शन किस तरफ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, ताकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े, ये दोनों आपस में बराबर हो और इक्विलिब्रियम आ जाए। ऐसा है कि नहीं है? आपने रिएक्शन शुरू किया, आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, आपको इक्विलिब्रियम अचीव करना है, तो आप रिएक्शन किस तरफ जाएगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ताकि रिएक्टेंट कम हो प्रोडक्ट ज्यादा। मान लो रिएक्टेंट आपके पास 90% है, प्रोडक्ट आपके पास 10% है, और इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव करना है, तो रिएक्टेंट को कम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट बढ़ेगा कब? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने वाला जो डायरेक्शन है वो क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब जब आपके पास QC कम होगा KC से, तो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीजेस फॉर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीजेस फॉर इक्विलिब्रियम। इस लाइन का मतलब समझो, यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। अब इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो कौन सी कंसंट्रेशन बढ़ेगी? लाजमी सी बात है, प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो यहां पे यही बात लिखी है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस फॉर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां से आपको KC क्या बताते हैं? रिएक्शन की डायरेक्शन। ये तो केस नंबर 2 था, केस नंबर 1 आखिरी में समझेंगे। अच्छा, ये रिएक्शन क्वेश्चन की यहाँ डेफिनेशन लिखिए कि भाई रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है? QC इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट एनी स्पेसिफिक स्टेट अदर देन इक्विलिब्रियम। किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में निकालो इक्विलिब्रियम के बगैर, तो वो आपका QC कहलाएगा। QC के प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशियो। ये वाला केस आपको समझ आ गया होगा कि भाई QC जब KC से कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड क्यों जाएगा? क्योंकि QC कम है, QC कम होने में रिएक्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। QC कम होने की वजह क्या है? कि रिएक्टेंट ज्यादा है, और रिएक्टेंट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो जाना होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाता है। और मतलब यहाँ पे हमारे पास किस चीज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एक तो ये डायरेक्शन। केस नंबर 3 को देखो, अगर आपके पास QC की वैल्यू KC से बड़ी है, यहां पे केस क्या आ गया? QC की वैल्यू KC से बड़ी है। QC की वैल्यू बड़ी है मतलब क्या है कि भाई QC अगर बड़ा है तो क्या बड़ा होगा? प्रोडक्ट बड़ा होगा और रिएक्टेंट कम होगा, क्योंकि QC और रिएक्टेंट का इनवर्स रिलेशन है। तो QC बड़े तो रिएक्टेंट कम, और QC और प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है, तो मतलब QC ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा। अब जब QC ज्यादा होगा तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है मेरे पास। अब इस दफा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। सही है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। ऐसा है कि नहीं है? इस दफा क्या? QC की वैल्यू बड़ी है, QC वैल्यू बड़ी मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बताओ इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम लाना है, तो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? धीरे धीरे रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसको इक्विलिब्रियम पे लाना है, तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लेके जाना है। ऐसा है क्या? नहीं है? अब जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा तो ये कौन सी डायरेक्शन कहलाती है? बैकवर्ड। मतलब जब QC KC से बड़ा है तो रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? बैकवर्ड। सही है? और यहां पे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी?
जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्यूसी बड़ा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। तो यहाँ पे यही लिखा है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि क्यूसी के बड़े होने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। और इस सिचुएशन में जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। और एक और होता है हमारे पास, अगर आपके पास क्यूसी और केसी की वैल्यू बराबर आ जाए, बराबर आने का मतलब यह है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है और रिएक्शन स्टेबल है, प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर है। एक तो इस लंबे चौड़े तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना मुश्किल लग रहा है, ऐसे मुश्किल है नहीं, तो आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि भाई जब इक्वल है तो फिर तो स्टेबल है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे ये क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ जा रहा है, मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुल रहा है? आगे की तरफ। और आगे की तरफ आने वाला रिएक्शन कौन सा होता है? फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ये कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे ये मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुला हुआ है? पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ जाने वाला रिएक्शन कौन सा होता है? बैकवर्ड। तो आप इसको इससे भी याद कर सकते हो। तो ये थी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमें केसी से पता लगती है। दूसरी चीज है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारे पास केसी से पता लगती है। एक्सटेंट मतलब ये होता है आपका रिएक्शन शुरू हो गया, आपका रिएक्शन शुरू हो गया, उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिए या नहीं अचीव किया, सही है। आप देखना चाह रहे हो कि आपका रिएक्शन किस हद तक हो चुका है, आप देखना चाह रहे हो कि आपका रिएक्शन किस हद तक हो चुका है। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हद, आप अपने रिएक्शन की हद चेक करना चाह रहे हो, यानी आप चेक करना चाह रहे हो कि आपका रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी को हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमें केसी से पता लगती है, सही है। इसके लिए हमारे पास 3 केस है। एक केस ये है कि भाई अगर केसी की वैल्यू बड़ी लार्ज है, लार्ज से मुराद ये कि 10 की पावर्स में आ रही है और पावर हमारे पास पॉजिटिव, जैसे कि ये सही है 2.4 एक्सपोनेंट 10 की पावर 47 प्लस का 47 है, मतलब 2.4 के बाद अल्लाह आपका भला करे 24 के आगे 46 जीरो हम और लगा सकते हैं, सही है। तो जब आप इस बात को याद रखना कि जब 10 पे पावर पॉजिटिव होगी तो वैल्यू बड़ी है, लेकिन जब 10 पे पावर नेगेटिव होती है तो वो वैल्यू छोटी होती है, सही है। अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं कि केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है। केसी का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सही है। केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है, और बहुत लार्ज होने का मतलब क्या है? केसी का रिलेशन किसके साथ है? प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट है ना, और रिएक्टेंट के साथ इनवर्स है। मतलब अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है तो रिएक्टेंट की वैल्यू उतनी स्मॉल है। केसी जितना बड़ा है उतना ही रिएक्टेंट छोटा है, और केसी जितना बड़ा है उतना ही प्रोडक्ट बड़ा है। मतलब क्या है, यहां पे अभी अगर मैं फिर से वही वाली एग्जांपल दूं 4/2 वाली, सही है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है और 2/4 की वैल्यू मेरे पास 0.5 आ रही है, सही है। बड़ा नंबर कौन सा है? 2 है। 2 बड़ा क्यों है? क्योंकि इसका ऊपर वाला नंबर ज्यादा है, नीचे वाला नंबर इसका कम है। यहां पे वैल्यू बड़ी क्यों आई है? क्योंकि इसका ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है। तो यहां पे भी यही सीन होगा ना कि जब केसी की वैल्यू बड़ी आ रही है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा। तो यहां पे यही लिखा है कि प्रोडक्ट ज्यादा होता है और रिएक्टेंट कम होता है, और ये रिएक्शन हमारा करीब करीब कंप्लीट हो चुका होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि हम कहते हैं हमारा रिएक्शन करीब करीब कंप्लीट होने को आ गया, सही है। तो मतलब ये है
इसमें आपको ये एक्सटेंट पता चलिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपके पास रिएक्टेंट थोड़ा सा बचे और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया। बात समझ आ रही है? तो इसको जरा दोबारा दोहरा लें कि अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन करीब करीब कंप्लीट हो गया। सही है। और जब प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट जब ज्यादा है तो रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी? मुझे यहां पे जरा बताओ कि भाई अब यहां पे मेरे पास रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन में रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, तो मेरे पास डायरेक्शन फॉरवर्ड ही होगी ना, ऐसा है कि नहीं है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और इसकी एक एग्जांपल है कि 2H2 + O2 2H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास वाटर बनाते। इसका Kc है 2.4 एक्सपोनेंट 47 एट 227 डिग्री C। हमारे पास एक टेम्परेचर भी दिया होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर के चेंज करने से इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है रिवर्सिबल रिएक्शन पे। सही है। तो अगर Kc की वैल्यू बहुत लार्ज है तो रिएक्शन हमारे पास करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है और रिएक्टेंट कम हो गया, तो रिएक्शन करीब करीब कंप्लीट हो गया। और ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन है। जैसे हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है जिसमें सिर्फ एक ही एरो होता है, इसमें क्या होता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है। यहाँ पे भी यही सीन हो रहा होता है कि फॉरवर्ड में ही जा रहा होता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। सही है। एक तो आपके पास ये एक्सटेंट आ गए। दूसरा आपके पास ये है कि भाई अगर आपके पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल होने से मतलब ये है कि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी बहुत थोड़ी सी है। आपने रिएक्शन शुरू कराया, आपने उस रिएक्शन पे टाइम लगाया, लेकिन जब आपको देखने को मिला कि Kc की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, मतलब आपके पास रिएक्टेंट अभी भी इतना सारा बचा और प्रोडक्ट इतना सा बना हुआ है। सही है। तो यहां पे यही सीन है कि भाई रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, तो मतलब आपका रिएक्शन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है ना। आपने क्या करना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है। और आप जब देखा तो रिएक्टेंट इतना सारा और प्रोडक्ट इतना सा है, तो मतलब आपका रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ। हमारा रिएक्शन में मकसद क्या होता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना। ऊपर वाले में क्या था, प्रोडक्ट इतना सारा था, रिएक्टेंट इतना सा बचा है। सही, मतलब हमारा रिएक्शन करीब करीब कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रिएक्टेंट इतना सारा है, प्रोडक्ट इतना सा बचा हुआ बना हुआ है, तो मतलब रिएक्शन हमारा कंप्लीट नहीं है। यहाँ मैंने यही लिखा है, रिएक्शन इज नेवर फिनिश, रिएक्शन फिनिश नहीं हुआ। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा और प्रोडक्ट की कम है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा और प्रोडक्ट की कम है, तो मतलब हो क्या रहा है कि भाई जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, मैंने जब रिएक्शन शुरू करा उस पर टाइम लगाया, तो हुआ क्या होगा कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हुए जा रहा है। प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वापस डायरेक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुए जा रहा है। सही है। तो मतलब मेरे पास जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, बैकवर्ड। कि भाई मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना रहा है, लेकिन प्रोडक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्ट वापस रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा है। तो मतलब यहां पे मेरे पास रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, बैकवर्ड। सही है। जैसे यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन थी क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा था, यहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन है क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है। सही है। इसकी एग्जांपल है F2 फ्लोरीन डिसोसिएट हो रहा है, मॉलिक्यूलर फ्लोरीन एटॉमिक फ्लोरीन में डिसोसिएट हो रहा है, और इसका Kc है 7.4 एक्सपोनेंट -13, जो कि बहुत ही छोटा है। सही। और ये भी इसी टेम्परेचर है 227 डिग्री। ये एक दूसरा केस है। इसमें एक तीसरा केस आता है जिसमें Kc हमारे पास मॉडरेट होता है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो उसमें हमारे पास रिएक्शन किस पे होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। ना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों का रेट सेम होता है, दोनों का रेट सेम होता है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी सेम होती है, और ये हमारे पास मॉडरेट कहलाता है। सही। जब Kc की वैल्यू मॉडरेट होती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहता है। इसकी एग्जांपल है N2O4 डिसोसिएट हो रहा है NO2 में, जिसका Kc है 0.36 एट 25 डिग्री C। इस रिएक्शन को याद रखो, ये अभी हमारे पास आगे न्यूमेरिकल में भी आएगा। तो ये चीज आपको समझ आई गई होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं इसमें
अच्छा भाई, अब जरा देखते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। 5 एमसीक्यूज मैंने उतार दिए, 5 अभी आगे उतारते हैं। पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। इन चारों में से ए बी सी और डी का आ गया भाई। अच्छा तो भाई ये डी ऑप्शन रह गया था, इसको मैंने यहां ऊपर लिख दिया। कह रहे हैं कि भाई ये ए बी सी और इस डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के हवाले से फॉल्स है, यानी गलत स्टेटमेंट है। इट टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज कंटेनर में ही होता है, ये हमने देखा था। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट चेंज, ये भी बात सही है। हमने पढ़ा है कि भाई इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि चेंज नहीं होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये भी हमने देखा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमने पढ़ा था स्ट्रेस कहते हैं एनी एक्सटर्नल फैक्टर। हमने देखा था आखिरी पॉइंट था शायद मेरे ख्याल से कि इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं टेम्परेचर से, प्रेशर से, कंसंट्रेशन बढ़ाने या कम करने से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। 4NH3 + 5O2 4NO 6H2O। आपको ये रिएक्शन दी गई है, आपसे पूछ रहे हैं इसके लिए केसी की एक्सप्रेशन कौन सी बनेगी। तो हमें पता है रिएक्ट प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा, कोएफिशिएंट पावर में जाएंगे, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सही है कि भाई NO और H2 ऊपर गया, 4 इसका पावर बन गया, 6 इसका पावर बन गया, NH3 और O2 नीचे आया, 4 NH3 का पावर, 5 O2 का पावर, बाकी सारे गलत है। A reaction which is never goes to completion is known as reversible reaction। वो रिएक्शन जो कंप्लीट नहीं होता वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिवर्सिबल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से नहीं रिप्रेजेंट करते, सिंगल एरो से भी नहीं करते, डबल एरो से करते हैं, सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे हमारे पास। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज स्मॉल, जब केसी की वैल्यू स्मॉल आ जाए तो वो क्या इंडिकेट करती है? केसी की वैल्यू का स्मॉल आना, इसका मतलब ये है कि भाई प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है, सही। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। केसी की वैल्यू कम आई है, केसी क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब केसी की वैल्यू बोल रहे हैं बहुत स्मॉल है, तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यानी कि रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट होगा। इसमें ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कम होगा। रिएक्शन मिक्सचर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी नहीं है। रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, कंप्लीशन की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि अभी रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, तो अभी रिएक्शन को मजीद आगे जाना है। फॉर विच सिस्टम डज केसी हैज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, इसको जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इन ये 4 रिएक्शन दिए गए, इनको नोट कर लीजिएगा, ये मैं बता रहा हूं। 4 रिएक्शंस दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि भाई इनमें से किस रिएक्शन के केसी का यूनिट है, उसको टिक करो, सही है। जैसे मेरे पास पहला रिएक्शन है, पहले रिएक्शन का अगर मैं केसी की इक्वेशन बनाऊं तो ये मेरे पास बनेगा N2 मल्टीप्लाई बाय H2 और 3 चला जाएगा पावर में, सॉरी रिएक्टेंट ऊपर लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऊपर आएगा ना, NH3 पावर 2 N2 और H2 की पावर 3। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहां मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर आ रहा है, यहां नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का के ऊपर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, क्योंकि ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब 3, तो 1 और 3 4। ये जब ऊपर जाएगा तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मैंने आपको यूनिट निकालने का तरीका सिखाया है कि हो जाएगा 2 - 4। 2 - 4 में से क्या बचेगा? -2।
-2 मतलब इसके केसी का यूनिट क्या होगा, मोल के ऊपर -2 और डेसीमीटर के ऊपर 3 2 से 6, तो ये आ जाएगा -6, मतलब इसके केसी का यूनिट है। अब देखते हैं बाकियों का है क्या नहीं है, मतलब पहले वाले का तो है और यही पूछ रहे थे कि कौन सी रिएक्शन की केसी का यूनिट है। दूसरे का चेक कर लेते हैं। दूसरे हमारे पास N2O2 और 2 NO, यानी एक जो प्रोडक्ट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा और प्रोडक्ट में यहाँ 2 है, ये 2 इसका स्क्वायर बन जाएगा, या रिएक्टेंट में 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और एक ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और एक ये है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 - 2 ऊपर 0 हो जाएगा और 0 जब आ जाए तो कुछ नहीं बचता। ये किसी भी चीज की पावर जब 0 है तो नीचे 1, मतलब यूनिट इसका नहीं है, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि भाई प्रोडक्ट में मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी क्या आएगा, एक ये तो एक ये भी स्क्वायर बन जाएगा, सही है। और यहाँ पे ये 2 की वजह से स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे। यहाँ पे देखो एक ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और एक H2O मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, नीचे भी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ रहे हैं, एक H2 के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, मतलब इसका भी यूनिट नहीं है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सही है। 5 एमसीक्यूज हो गए, अब आगे के एमसीक्यूज देखते हैं। अच्छा भाई, अगला जो छठा एमसीक्यू है हमारे पास वो ये है कि भाई यूनिट ऑफ केसी फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन के केसी के यूनिट हमने देखना है। तो आप अगर देख सकते हो कि भाई इसके रिएक्टेंट में आपके पास मोल पर डीएम क्यूब पे स्क्वायर आएगा, ऐसा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी नीचे भी प्रोडक्ट में मोल पर डीएम क्यूब पे स्क्वायर और रिएक्टेंट में 2 है, लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं है, यानी दोनों के साथ कोएफिशिएंट नहीं है, दोनों 1 1, मतलब 1 1 प्लस और 100 के 2 हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसका, सही है। अच्छा बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मोल पर डीएम क्यूब, बीच में लाइन डाल के, तो यहाँ पे -3 का मतलब ये होता है कि जब पावर किसी चीज को आप नीचे से ऊपर ले जाते हो तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस में। अच्छा, द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन, सिस्टम इक्विलिब्रियम में स्टेबल कब होता है, जब QC की वैल्यू KC के इक्वल हो। QC कैन बी डिफाइंड है। अच्छा, QC को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। हाँ भाई, QC रेशो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है, क्या इसी को टिक लगाए, नहीं, अभी सबर करो। रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, अच्छा कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन एक ही चीज है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं मोल पर डीएम क्यूब में, सही। रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट स्पेसिफिक टाइम, तो असल में जो हमारा जवाब है वो ये है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे इनका रेशो निकालना, वो हमारे पास QC कहलाता है। नीचे भी देख लो, रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर वॉल्यूम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र आ गया, हम सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन की बात करते हैं। रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ये भी सही है कि भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेशो और उनका जो कोएफिशिएंट होता है उसकी पावर में चला जाता है, ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है वो बी है। इसके बाद 9वां एमसीक्यू था, जो अगर आप बुक में देखो तो उसमें मैं जरा इसमें देख लेता हूं, उसमें कुछ यूं है किस्सा कि भाई, हाँ भाई, आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैकवर्ड डायरेक्शन, तो एक में इसमें है लाल गेंद बनी हुई है और रिएक्टेंट साइड पे और रेड कलर का, और प्रोडक्ट साइड पे ब्लू कलर की बॉल है, सही है। और आपको डब्बे में दिखाए गए हैं कि भाई जितने रेड है उतने ब्लू है, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन करीब करीब इक्वल है, मतलब ना ये फॉरवर्ड है ना ये बैकवर्ड है। दूसरे में आपको दिखाया है कि भाई एक ग्रीन कलर का है मेरे ख्याल से और दूसरा मेरे ख्याल से ब्राउन है, रिएक्टेंट में ग्रीन है और प्रोडक्ट में ब्राउन है, सही है। तो हमारे पास यहाँ अगर देखो रिएक्टेंट ग्रीन कलर वाले बॉल सबसे ज्यादा है। हमें बैकवर्ड डायरेक्शन कब होती है, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगा, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सही है।
तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है क्योंकि ब्राउन बॉल सिर्फ एक ही है और बाकी सारी ग्रीन है, तो मतलब ये भी दूसरा भी मेरे पास बैकवर्ड नहीं है। अब तीसरा अगर देखो, तीसरे में प्रोडक्ट रेड है और रिएक्टेंट जो है वो ब्लू है, तो ये मेरे पास जो तीसरा रिएक्शन है ये बैकवर्ड है क्योंकि इसमें रेड वाली बॉल सबसे ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही है कि तीसरा जो है वो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है, सही है। तो उस एमसीक्यू को बोर्ड पे उतारना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने इस तरीके से समझा, ये बुक में से देख लेना। अच्छा, वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेस व्हेन, केसी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। काफी बार बता दिया, क्योंकि केसी क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट इज लेस, प्रोडक्ट इज मोर, रिएक्टेंट इज मोर, रिएक्टेंट इक्वल प्रोडक्ट, तो इसमें हमारे पास जवाब होगा बी, सही है। अब आ जाते हैं अपने जरा आखिरी मरहले पे इस चैप्टर के, जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं सेक्शन डी के। सेक्शन डी है, पता नहीं सी है, सही से देखा नहीं मैंने। सही है, बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल बहुत आसान है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O4 डिकम्पोज हो रहा है NO2 में, सही है। इसको अगर बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, सही है। 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 2 4 is a reversible reaction derive equilibrium constant expression for the reaction decomposition, also interpret unit of Kc for balanced chemical reversible reaction। यानी मुझे इसके लिए डेरिवेशन करनी है जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में की थी, Kc के लिए डेरिवेशन। तो बहुत ही आसान है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा N2O4। रेट ऑफ बैक और इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ मेरे पास इक्वल और KF कांस्टेंट जो मेरे पास आता है N2O4, सही है। अब आ जाते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पे। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो कि मेरे पास आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NO2 के, और ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा, सही है। ये सही था ना, KBNO2, सही है। हम क्या कहते हैं? एट इक्विलिब्रियम स्टेट rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा KFN2O4, क्योंकि RF बराबर है किसके? KFN2O4, तो RF की जगह लिख दिया KFN2O4, और RB बराबर है KBNO2 की पावर 2, सही है। KF अपॉन B, KB कर देते हैं यहाँ पे, और NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2O4 की कंसंट्रेशन कर देते हैं यहाँ पे, सही है। KF अपॉन KB मुझे पता है KC के बराबर होता है, और यही हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास आ जाएगा NO2 डिवाइडेड बाय N2O4। ऊपर वाले पे स्क्वायर भी है, नीचे वाले पे कुछ नहीं है, सही है। ये आ गई इसकी Kc की डेरिवेशन। दूसरी चीज जो हमने इसकी बतानी है, इंटरप्रेट यूनिट ऑफ Kc फॉर बैलेंस केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, हमने इसका यूनिट भी बताना है। तो ऊपर आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, नीचे सिर्फ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो एक से एक कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? तो यूनिट में इसके क्या आ जाएगा? यूनिट में इसके आ जाएगा सिर्फ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सही है। यूनिट ऑफ Kc, सही है कि 1 मोल पर, यहाँ 2 है ना स्क्वायर का, मतलब 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ नीचे 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 1 ही बच जाएगा। ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, ये सोल्व हो गया। अब आ जाते हैं जरा दूसरे पे। दूसरे में हमारे पास है, इसको नोट कर लीजिए, मैं जरा मिटा रहा हूं।
दूसरा जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है PCl5 PCl3 Cl2। ये हमारे पास असल में एक इक्वेशन दी हुई है कि PCl5 डिसोसिएट होता है PCl3 में और Cl2 में। बैलेंस रिएक्शन सही है। आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर, 500 केल्विन पे टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। एंड देयर कंसंट्रेशंस आर 0.8 एक्सपोनेंट। अच्छा, इसमें हमने निकालना है Kc, तो डेटा बना लेते हैं। इनमें सबकी कंसंट्रेशन दी हुई है। PCl5 की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है? पहली वाली कंसंट्रेशन PCl5 की 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 3, 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल पर dm क्यूब। दूसरी कंसंट्रेशन यानी दूसरे नंबर में PCl3 है, तो दूसरी कंसंट्रेशन किसकी होगी? PCl3 की 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल पर dm क्यूब। तीसरे नंबर पे Cl2 है, तो तीसरी कंसंट्रेशन होगी Cl2 की 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल पर dm क्यूब। सही है। कैलकुलेट द Kc फॉर द रिएक्शन अलोंग विद यूनिट। Kc मालूम करना है और उसका यूनिट भी बताना है। सही है। तो Kc के लिए इसका बन जाएगा एक्सप्रेशन, सॉल्यूशन की हेडिंग अगर आप डालें तो Kc के लिए इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई इसका एक्सप्रेशन? प्रोडक्ट साइड पे क्या क्या है? PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन। सही है। अच्छा भाई, इसको जरा पुट कर देते हैं वैल्यूज को। PCl3 की कंसंट्रेशन क्या है भाई? 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है? 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3। अगर मैं इस 1.2 काट दूं, 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 से 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 3 कट जाए तो Kc की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 3, यही आएगी। हाँ भाई सही है। और इसका यूनिट 1 मोल पर डीएम क्यूब नीचे, 2 मोल पर डीएम क्यूब ऊपर है, तो एक से एक कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? मोल पर डीएम क्यूब। सही है। बार बार वो लंबा चौड़ा कर किस्सा करके हम यूनिट नहीं निकालेंगे, इस तरह से डायरेक्ट भी निकालने की कोशिश करो। सही है, ताकि एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा भाई, तीसरा और आखिरी न्यूमेरिकल पे आ जाओ, फिर उसका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तीसरा हमारे पास द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। डेटा में दिया हुआ है हमारे पास रिएक्शन है 2HI से हमारे पास बन रहा है H2 प्लस I2। सही है। हमारे पास इस रिएक्शन के Kc की वैल्यू है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। सही है। At a given temperature, molar concentration of reaction mixture is HI की concentration है भाई 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा भाई, H2 की कंसंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर डीएम क्यूब, और I2 की कंसंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मोल पर डीएम क्यूब। सही है। हमने डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन बतानी है। क्या बताना है? डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन हम कैसे बताएं? अभी हमने रिएक्शन में समझाया क्या भाई, QC और KC को कंपेयर करते हैं। KC ऑलरेडी गिवन है, QC निकाल लेते हैं। QC के लिए हमें कंसंट्रेशंस दे दी गई है,
तो QC हमारे पास बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट क्या है भैया हमारे पास, H2I2 की कंसंट्रेशन, H2 मल्टीप्लाई बाय I2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HI की कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास है, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2। अच्छा भाई, QC H2 की कंसंट्रेशन है मेरे पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय I2 की कंसंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5, सही है। HI की कंसंट्रेशन है 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 और इसके ऊपर है पावर 2, सही है। यहां अगर हम आए तो 10 की पावर माइनस 5 10 की पावर माइनस 5 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस 10, 1 1 जा 1, सही है। और नीचे अगर आप देखो 2 पे स्क्वायर जाएगा ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पे स्क्वायर जाएगा तो ये पावर से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर माइनस 10 बन जाएगा, सही है। 5 2 जा 10, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे। 1/4 किसके बराबर आएगा, 1/4 आपके पास बराबर आएगा 0.25 के, और इसका यूनिट नहीं होगा चूंकि मोल पर डीएम क्यूब 2 ऊपर है और 2 नीचे मोल पर डीएम क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई यूनिट नहीं है इसका। हम इसके QC और KC को कंपेयर कर लेते हैं। इसके QC और KC को कंपेयर करना अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो यहाँ आप इस 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 को तोड़ दो। क्या करो, इसको तोड़ दो। तोड़ोगे कैसे, यानी इसको पॉइंट वाली शक्ल में ले आओ। मेरे पास पॉइंट यहाँ है, सही है। तो पॉइंट आपको कहीं नहीं दिख रहा होता तो पॉइंट होता है राइट साइड में। अब मुझे -4 को हटाना है तो मुझे उल्टे हाथ पे 4 जंप देने होंगे पॉइंट को, 1 जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, चौथा जंप, सही है। और जितने ये सर्कल बने इन सब में 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट और एक यहाँ 0, तो मतलब इसका आंसर क्या, 0.0001। अब मुझे बताओ ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है QC बड़ा है, मतलब यहाँ पे मेरे पास QC आया है ग्रेटर देन KC, सही। और QC जब KC से बड़ा हो तो ये देखो क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ बढ़े, क्रोकोडाइल का मुंह किस तरफ है, पीछे की तरफ। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, सही है। अच्छा भाई, ये था हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल। इस तरीके से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन का। अगर आपको KC गिवन हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन हो, आप उसका QC निकाल के दोनों की वैल्यू को कंपेयर करके आप उसकी डायरेक्शन आसानी से बता सकते हो, सही। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा भाई, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसकी तैयारी करें, इसके नोट्स बनाएं, इसकी पक्की तैयारी करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।